हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यूक्लियर ग्लोबल ऑर्डर के बारे में। देख पा रहे होंगे आप टॉपिक क्या है कि क्यों तनाव में है वैश्विक परमाणु व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर ग्लोबल ऑर्डर क्या है, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ देख लीजिए। द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज अंडर स्ट्रेस। देखिए क्या है ये ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे ये डेवलप हुआ, आज हम इस के बारे में सारी कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर हम आज के समीकरण की बात करें तो आज ऐसा क्या बदलाव आ चुका है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर अब एक तनाव में चल रहा है और इसमें यहाँ पर कुछ बदलाव करने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। ठीक है, तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और फटाफट आज हम थोड़ा सा ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसे आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया, तो देखिए इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और एटम बॉम्ब गिराया गया। एटम बॉम्ब कहाँ पर गिराया गया? हिरोशिमा और नागासाकी में जब गिराया गया तो उसकी तबाही से लोगों को ये आइडिया लगा कि ये एक कुछ ऐसी खतरनाक सी चीज़ है जिसके पास भी होगी वो दूसरे के लिए हमेशा तबाही मचा सकता है। वो तबाही के लिए हमेशा मतलब रेडी रह सकता है। आपको अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करना पड़ेगा। अब इसका बचाव अगर ढूंढेंगे तो इसका बचाव इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो इसका बचाव जब यही है तो फिर आप कह सकते हैं कि सभी देश जो है, सभी देश एक दौड़ में लग गए, एक रेस में लग गए। इसमें एक रेस में, किसकी रेस थी? न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने की रेस। न्यूक्लियर वेपन को, परमाणु हथियार को डेवलप करने की एक रेस जो है वो चल पड़ी। अब समझिए कि जब ये रेस चल पड़ी तो कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि इसको विनियमित करना होगा, एक नियम कायदे के तहत लाना होगा और उस नियम के तहत डेवलप हुई नई चीज जिसका नाम है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। ठीक है, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर आया और जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि इस GNO में वो सारी चीजें होनी चाहिए जिसके तहत हम बाकी जो देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन की रेस में लग गए हैं उसको हम रोक सके। ठीक है, अब ये हम कौन है यहाँ पर और कौन रोक सकता है और इसके क्या एलिमेंट थे, तो पहले हम उस चर्चा में आने से पहले वो हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे उसकी। मैं पहले इसके आपको एलिमेंट बता देता हूँ कि जो GNO है उसके एलिमेंट क्या क्या थे। मतलब अगर हम इसके एलिमेंट की बात करें तो मुख्यतः इसके 4 घटक हैं। क्या है? एक, आप डिटरेंस शब्द आपने सुना होगा, डर या निवारण या डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, डिटरेंस का मतलब जो मैंने यहाँ पर डर लिखा वो एक आम बोलचाल की भाषा में समझने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया शब्द है। कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा हथियार हो जिससे आप दूसरे पर क्या एक डर कायम कर सको और उससे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो हथियार होना ही इतना सफिशिएंट है कि एक समीकरण, एक संतुलन बना रहेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और सामने वाले ने चाकू दिखाया कि भाई चेन निकालो अपनी, और आपने उसको पिस्तौल दिखा दी अपनी या कट्टा दिखा दिया या कुछ रिवॉल्वर दिखाई आपने। अब क्या होगा कि चलाई आपने भी नहीं है, चलाया चाकू उसने भी नहीं है, लेकिन चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, चीजें इस स्तर पर आ गई कि यार ना तुम हमारा कुछ बिगाड़ो ना हम आपका बिगाड़ते, मतलब एक संतुलन क्रिएट हो गया। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डिटरेंस के लिए कहा, समझा गया कि जो डिटरेंस है वो होना एक जरूरी है जिसके तहत चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर जो आई वो आपकी अप्रसार। अप्रसार मतलब नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब आपने सुना होगा ये शब्द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। तो जो NPT है उसी से आया अप्रसार। तो अप्रसार है जो मतलब कि जहां जहां ये तकनीक ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है तो कुछ करके इस तरह से इस ग्लोबल ऑर्डर में चीज़ों को शामिल करना है कि अब वो जो देश हैं जिन्होंने इस तकनीक को डेवलप कर लिया वो आगे प्रसारित ना करें और ज़्यादा ना फैलाई जाए। जबकि आपको पता है कि न्यूक्लियर का यूज सिर्फ वेपन में नहीं है, इसका सिविल यूज भी है। तो उसके तहत भी तो कितना होना चाहिए, इसका प्रसार कितना नहीं होना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल एक स्थापित होना चाहिए। तीसरी एक चीज है कि जो हथियार हैं, जो शस्त्र हैं, जो बन चुके हैं
उन पर क्या है कि कंट्रोल होना चाहिए कि कितने बनाने हैं, कितने नहीं बनाने, क्या अलाउड है वो भी होना चाहिए। तो मतलब आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स कंट्रोल का मतलब शस्त्र नियंत्रण, एक शस्त्र नियंत्रण। और एक तो ये कि आप जो आगे बनाने वाले हथियार हैं वो उस पर एक कंट्रोल होना चाहिए कि आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने लेवल पर करना है और किससे आगे नहीं बढ़ना। और इसके अलावा जो बना चुके हैं ऑलरेडी उनका निशस्त्रीकरण, समझ रहे हैं, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, ये भी इसका चौथा घटक रहा। तो ये 4 एलिमेंट हैं जिनका आप इस यूज कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये मेंस में आने के काफी ज्यादा इसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़िए। इसके मेनली 4 घटक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस चीज की नीड समझी गई कि भाई जिसके पास भी पावर होगी वही अपना सिक्का जमा सकता है, तो इसलिए सब एक रेस में लग गए। अब उस रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना ही था, तो ये 4 घटक लेकर के आए गए और अलग अलग देशों के पास इस चीज के प्रस्ताव सामने रखे गए। तो बहुत सारों को कंट्रोल किया गया और बहुत को, कुछ को नहीं भी कर पाए। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और इसके सबसे पहले थोड़ा सा इसके इतिहास पर जाते हैं। और देखिए अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए आज तक अगर हम शुरुआत से ही करें कि एम की, अगर हम इसकी बात करें कि क्या ग्लोबल ऑर्डर जो न्यूक्लियर ऑर्डर है उसने अपने एम को या उद्देश्य को पूरा कर पाया है, तो आज आप कहेंगे कि हाँ अभी तक तो ये पूरा हुआ है, अभी तक आप इसको सफल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि कुछ चेंजेस देखे जा रहे हैं और समीकरण में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कैसे बदलाव हैं वो? बदलाव ऐसे हैं कि आपका जो रशिया और यूक्रेन का जो वार हुआ है तो वहां से चीजें हैं जो काफी ज्यादा बदली हैं और उसके बाद से ये बदलाव हैं जो वो सामने आए हैं। ठीक है, तो आप शुरुआत की अगर बात करें तो देखिए शुरू में क्या था, यूएसए और एक आपका यूएसएसआर, यही दोनों मेजर पावर हुआ करती थी। और ये जो मेजर पावर है इन्हीं के पास सारी शक्ति है जो वो केंद्रित थी। जब यही दोनों हैं और इन दोनों के पास ही न्यूक्लियर है, तो हमेशा क्या स्थिति बनी रहती थी कि आज झगड़ा होगा, कि कल होगा, कि कब इनका युद्ध शुरू हो जाए, कुछ आइडिया नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, तो एग्जाम्पल में आप इसको क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस वाला ले सकते हैं आप। 13 दिन का ये एक ऐसा समय था, क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस। इस समय में क्या हुआ कि यूएसए ने अपनी जो मिसाइल्स हैं उनको टर्की में तैनात किया। ठीक है, टर्की में तैनात किया, जिससे कि यूएसएसआर को लगने लगा कि ये हमको इन्होंने अपने रडार में शामिल किया है। तो जैसे ही इन्होंने टर्की में शामिल किया वैसे ही यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइलों को तैनात किया। इस फोटो से आप समझ सकते हैं, ये फोटो है ना, ये देखिए आप, ये क्यूबा में इन्होंने अपनी मिसाइल को तैनात किया और इसकी रेंज आप देख रहे होंगे, पूरा इन्होंने यूएसए को टारगेट कर लिया। ठीक, तो जब ये स्थिति क्रिएट हो गई तो इस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि 13 दिन तक सब एक डर के साए में जिए और इस डर में ये था कि आज युद्ध होगा कि कल युद्ध होगा। और फिर यहाँ से एक सबक भी लिया गया और सीख ली गई और दोनों देशों ने ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की आपस में कि ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके चीजें आगे बढ़ी और जब आगे बढ़ी तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1962 में ये जो घटना है ये 1962 की घटना है, 1962 की घटना है क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस वाली। और इसके बाद फिर जब स्टार्ट हुई चीजें तो 1965 का वो दौर था जिसमें कि क्या हुआ कि आपका यूएसए और यूएसएसआर जो है वो एक नेगोशिएशन टेबल पर बैठे, है ना, दोनों ही एक मल्टीलेटरल, आप कह सकते हैं मल्टीलेटरल नेगोशिएशन स्टार्ट हुए। कई सारे देशों को लेकर के आया गया, मल्टीलेटरल नेगोशिएशन स्टार्ट हुए गए। ये कहाँ की बात है? ये बात है जिनेवा की, और जिनेवा में ये नेगोशिएशंस हुए और उसमें यूएसए और यूएसएसआर है जो वो दोनों ही इसमें शामिल रहे। ठीक है, इसके बाद इसमें डिसाइड क्या हुआ? तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई देखो किस तरीके से ये जो आपका नेगोशिएशन था इसमें ये हुआ कि किस तरीके से हम जो इसका प्रसार है उसको रोकेंगे। किसका? न्यूक्लियर का, परमाणु प्रसार को रोकेंगे, ठीक है, मतलब परमाणु प्रसार को रोकना इसका मेन उद्देश्य था जिसके लिए ये बैठकें हुई। और फिर यहां से आई 1969 में एनपीटी, है ना,
एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अप्रसार नीति है जो वो लाई गई, जिसमें कुछ देशों ने साइन किए, कुछ ने नहीं भी किए। और फिर उसके बाद एक और चीज जो थी वो आई, जिसका नाम है आपका लंदन क्लब, 1974 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, 1974 में लंदन क्लब। लंदन क्लब, अब देखो बात यह है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, लंदन क्लब को आप जानते हैं एनएसजी के नाम से, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। ये एक ऐसा ग्रुप जो कि न्यूक्लियर, जिनके पास ये तकनीक है, उसको कितना सप्लाई करना है, कितना नहीं करना है, ये चीज है जो वो इसके तहत डिसाइड। तो ये भी, इसमें 48 देश जो है उन्होंने साइन किए, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, ये कि हाँ भाई ये जी चीज है उसको कितना सप्लाई करना है, कितना आप यूज कर सकते हो, इस चीज का डिसीजन है जो वो एनएसजी के हाथों में रहा। अब देखिए, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये एक सक्सेस रहा, और सक्सेस हम इसको क्यों कह रहे हैं, इस पे यहां पर ही आप समझ जाएंगे कि देखो, जब एनपीटी का दौर आया था तब ये हुआ था कि 20 ऐसे देश हैं, जो 20 ऐसे देश हैं इस वक्त तक आते आते, आपका यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये ऑलरेडी डेवलप कर चुके थे, ठीक है। तो इनके अलावा, ये वैसे भी परमानेंट 5 है, ठीक है, तो ये डेवलप कर चुके थे। तो इनके अलावा 4 और देश थे जिन्होंने इसको डेवलप किया, क्योंकि अंदेशा था कि 20 ऐसे देश हैं जो डेवलप कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन को, तो लेकिन 4 ऐसे देश जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया। कौन है वो देश? एक है आपका भारत, एक है आपका पाकिस्तान, एक इजराइल और एक नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किए और इन्होंने डेवलप किया। तो एक तरह से सक्सेस ही तो हुआ, क्योंकि 20 ऐसे देश थे जिनका अंदेशा लगाया जा रहा था, जिसमें से मात्र 4 हैं जो डेवलप कर पाए, ठीक है। तो इतने देश हैं जिन्होंने इस चीज को डेवलप किया, और ओवरऑल फिर स्थिति है जो वो, इसको क्या हम कह सकते हैं, एक सफल स्थिति की ओर ले जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर ग्लोबल ऑर्डर है जो अभी तक पूरी तरीके से सफल कहलाया जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब की अगर आज की स्थिति की हम बात करेंगे, तो आज की स्थिति अगर देखिए, तो आज की स्थिति अगर हम कहेंगे तो देखो, चीजों में समीकरण में बदलाव हुआ है, और समीकरण में यह बदलाव हुआ है कि एक तो बाइपोलर वर्ल्ड जो हुआ करता था, बाइपोलर वर्ल्ड है जो वो मल्टीपोलर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। द्विपक्षीय, द्विध्रुवीय जो हुआ करता था वो बहुध्रुवियों में कन्वर्ट हो गया है। कई सारे ध्रुव हैं जो अब क्रिएट हो गए हैं। आप ऐसे एग्जांपल लीजिए कि जब एक समय था जब सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर जो है वही आपके ये न्यूक्लियर कंट्री हुआ करते थे, और वही जो दो एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं और वही समीकरण को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यूएसए और चाइना है जो वो आमने सामने खड़े हुए हैं ताइवान के मुद्दे में। ताइवान के मुद्दे में दोनों की सेनाएं आपस आमने सामने खड़ी हैं, ठीक। यहाँ भारत का अपना एक अलग ग्रुप है, गल्फ कंट्रीज का अपना अलग ग्रुप, तो कई सारे मल्टीपोलर वर्ल्ड है जो अब क्रिएट हो गए। तो ये समीकरण अब बैलेंस की स्थिति में नहीं रहा, इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। दूसरी चीज अब आप देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि जो आपका यूएसए और यूएसएसआर है, ठीक है, देखो यूएसएसआर ने अभी एक कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि यूक्रेन वॉर के समय में कि अगर यूएसए नाटो का एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, नाटो का एक्सपेंशन, अगर यूएसए नाटो का एक्सपेंशन करेगा तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से चीजें क्या है कि ये आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहां से चीजें जो है वो बदल चुकी हैं, और जो समीकरण, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी किसके किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर की अंडरस्टैंडिंग थी, वो अब खतरे में पड़ गई है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग अब खत्म सी होती हुई दिखाई दे रही है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो देखिए कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूएसए ने और यूएसएसआर ने छोड़ दिया है। जैसे आप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है जो, इसको यूएसए ने आपका 2002 में छोड़ दिया है ना, इसको यूएसए ने 2002 में छोड़ दिया। इसके अलावा आपका जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, इसको यूएसएसआर ने छोड़ दिया, मतलब रशिया ने है जो वो इसको छोड़ दिया है। कब? 2019 में, मतलब यूएसएसआर ना लिख करके रशिया लिखना चाहिए, है ना, रशिया ने इसको छोड़ दिया 2019 में,
ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये बता रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो एक क्रिएट हुई थी उस समय न्यूक्लियर को लेकर के यूएसए और यूएसएसआर के बीच, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, स्टार्ट, ये भी ठंडे बस्ते में है, क्योंकि इसकी जो मीटिंग्स होती हैं इसमें रशिया पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ये भी खत्म जैसी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि अब इसमें क्या है कि बदलाव लाने की जरूरत है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं कि आप देखेंगे कि वो आज भी किस पर, यूएसए पर डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड है किस मामले में, न्यूक्लियर के मामले में। एग्जाम्पल के तौर पे आप जापान को ले सकते हैं, इनके पास अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं है। जापान को ले लीजिए आप, साउथ कोरिया को ले लीजिए, है ना, इसके अलावा आप जर्मनी को ले लीजिए, ताइवान को ले लीजिए, ये सब क्या है, यूएसए पर डिपेंड है। अब मामला किस पर आ जाता है, भरोसे पर। तो क्या आज आप इस पर भरोसा कर पाएंगे इस चीज को लेकर के? एग्जाम्पल समझिए, जब अफगानिस्तान में, ठीक है, जब आप अफगानिस्तान की बात करते हैं और अफगानिस्तान में एंट्री हुई किसकी, यूएसए की, यूएसए की एंट्री हुई, तब इनका जो एम था वो था कि हम जो आपका तालिबान है, ठीक है, तालिबान को यहां पर एंट्री नहीं करने देंगे, और तालिबान को इन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आप आतंकी संगठन, ठीक है, आतंकी संगठन भी घोषित किया, आतंकी संगठन घोषित किया। और इनका एम था कि तालिबान को अफगानिस्तान में एंट्री नहीं करने देंगे, प्लस अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र है जो वो स्थापित करने की बात इन्होंने कही। लेकिन आपने देखा कि अचानक ही कुछ ऐसा हुआ, अचानक ही यूएसए है जो पीछे हट गया। ठीक है, यूएस है जो वो पीछे हट गया और तालिबान को ओपन कर दिया यूएसए। ठीक है, और तालिबान को इन्होंने छोड़ दिया। इतने लंबे समय तक आपने उस समीकरण को मेंटेन किया और अचानक से आप पीछे हट गए, तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट यानी कि भरोसा है जो वो तोड़ता है। तो ये वाली चीज है जो वो दिमाग में आ रही। अब जैसे ही ये चीज दिमाग में आएगी, अब इवन आप एक और, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन अगर हम कहें तो देखो, भारत वाला सॉल्यूशन कि आपको क्या है कि आत्मनिर्भर या सक्षम अपने आप को बनाना होगा। एग्जाम्पल, सक्षम की बात अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं न्यूक्लियर के मामले में, तो आप एग्जाम्पल डोकलाम वाला ले सकते हैं। डोकलाम वाला, कि जब डोकलाम इश्यू हो रहा था तब यूएस की फोर्सेस की तरफ से एक भारत को एक था कि भाई निमंत्रण था कि भाई हम आते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं, डोकलाम में स्थितियां हैं जो वो बैलेंस करेंगे। लेकिन तब भारत ने क्या कहा कि नहीं, हम कैसे हैं, हम सक्षम हैं, और अगर चाइनीज फोर्सेस आगे आते हैं तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। ठीक है, क्योंकि भारत ने अपने आप को न्यूक्लियर बना रखा है और भारत सक्षम है उस चीज को हैंडल करने में। ठीक है, तो यहाँ पर सक्षम करना, अपनी जो सुरक्षा है वो अपने हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट वाला। अब ये चीज जैसे ही दिमाग में आती है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो वहां से क्या शुरू होता है? वहां से शुरू होती है वापस से ये रेस। किस चीज की रेस? न्यूक्लियर कंट्री बनने की रेस, न्यूक्लियर देश बनने की एक वापस से रेस शुरू हो जाती है। जिससे कि क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो न्यूक्लियर जो ऑर्डर है, ठीक है, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है जो वो खतरे में नजर आ रहा है। ठीक है, अभी तक जो चीजें बहुत बैलेंस थी वो अब बैलेंस्ड नहीं रह गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो अभी चल रही हैं न्यूक्लियर को लेकर के, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच है जो कि P2I बैच है, वो स्टार्ट हो चुका है। और आपको अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए, इसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो अभी भी 21,999 में ये आपको मिल जाएगा। और जिसकी क्लासेस हैं जो वो 8 जनवरी से शुरू हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, 8 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें ये शाम का बैच है, शाम को 6 बजे से डेली 3 घंटे की क्लासेस होंगी। इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि फाउंडेशन की तैयारी इसमें कराई जाती है, SIP के तहत आपको, सक्सेस इन प्री के तहत आपको क्रैश कोर्स की सुविधा प्री को लेकर के भी है और मेंस को लेकर के भी है। ठीक है, और फिर इंटरव्यू की तैयारी भी इसमें कराई जाती है। और अगर आप प्री पास करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फीचर आवासीय कार्यक्रम का, वो भी इसके तहत शामिल है, और वो उसमें आपको प्री के बाद यहाँ बुला लिया जाता है और फिर सारी तैयारी यहीं पर रह के आपको करनी होती है। ठीक है,
तो प्री मेंस इंटरव्यू का वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं 2025 या 26 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई जो 2024 का एग्जाम दे रहा है उसको अगर प्री में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है या वो एक ऐसा क्रैश कोर्स चाहता है जिसमें सारा रिवीजन करना चाहता है तो ये उसके लिए भी सुविधा है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट न्यू ईयर सेल चल रही है जिसके तहत आप 7,000 में ये एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये सेल कंटिन्यू है और 7,000 में आप ये एडमिशन ले पाएंगे। इसके तहत आपको सारा रिवीजन कराया जाएगा, सारे रिवीजन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस, इसके अलावा टेस्ट भी इसमें मिलेंगे। हर एक चीज़ की सुविधा इसमें शामिल है और जो आपका जो टेस्ट है उसका जो एनालिसिस वीडियो है वो भी इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है कुछ तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पर मुझे पिंग कर सकते हैं, ये मेरा QR कोड है, इसको स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं, या आप मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studiiq.com पे। जल्दी मिलेंगे अगले किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।